हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ द इंटरव्यू चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और वो भी नोट्स के साथ। तो आपके लिए ये चैप्टर जो है बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले जानते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर को। वो स्टूडेंट हैं हिस्ट्री के एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज में और रिपोर्टर हैं प्राइवेट आई के लिए फॉर 10 ईयर्स एंड उन्होंने लिखे हैं फीचर्स फॉर द वैनिटी फेयर। एक नॉवल था, उसके लिए उन्होंने फीचर्स उसके लिखे होंगे। तो फॉलोइंग जो इसका एक सर्ट है जो कि उनकी इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज है और एंथोलॉजी भी कह सकते हैं फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। तो जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उनके सबके बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलेगा हमें। पार्ट 1 में हमें क्या बताया गया, एक्चुअली आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरव्यू चैप्टर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपको कुछ सेलिब्रिटीज़ के व्यू पॉइंट बताए गए हैं कि वो इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं, और पार्ट 2 में एक पर्टिकुलर पर्सन का इंटरव्यू लिया गया और उसको बड़े अच्छे तरीके से और उसके इनफैक्ट मीडियम से हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया कि इंटरव्यू क्यों होना चाहिए। तो हमें ये जानते हैं कि जैसे लास्ट 130 ईयर से जब इंटरव्यू को इन्वेंट किया गया, एक जर्नलिज्म का कॉमन प्लेस बन जाता है। कॉमन प्लेस का मतलब होता है कि एक रेगुलर जो है फीचर बन जाता है जर्नलिज्म का, यानी पत्रकारिता का। जो भी आपने देखा होगा, रिसेंट में भी देखते हैं कि बड़े सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका इंटरव्यू लिया जाता है। तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया जा चुका है कई इन सालों में, और कुछ का तो रिपीटेडली लिया गया। तो इसलिए बड़े ये सरप्राइजिंग बात नहीं है कि जो ओपिनियंस हैं लोगों के इंटरव्यू को लेकर वो वेरी करते हैं, एंड इसके जो फंक्शंस या मेथड्स और मेरिट्स हैं वो ऑब्वियसली वेरी करेंगे फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब देखो, किसी के अकॉर्डिंग तो वो अच्छा है, किसी के अकॉर्डिंग बुरा है। कुछ ये भी कह सकते हैं कि एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम कर सकते हैं कि एक हाईएस्ट फॉर्म है, एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, यानी सच्चाई जानने की सबसे बड़ा मीडियम है, और एक आर्ट भी है। कुछ तो कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यूजुअली जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका व्यू पॉइंट क्या है, जो कि इसके विक्टिम होते हैं, शिकार होते हैं, वो कहते हैं कि इंटरव्यू अच्छा नहीं है, एक अनवारंटेड इंट्रूजन है उनकी लाइफ्स में। अनवारंटेड इंट्रूजन क्या होता है, बिना कहे एकदम से उनकी लाइफ में किसी का आना, और ऐसा महसूस करते हैं कि ये उनको डिमिनिश कर देता है, उनकी जो पर्सनैलिटी को और छोटा कर देता है। और जस्ट एज इन, जैसे पुराने कल्चर में, प्रिमिटिव कल्चर्स में क्या माना जाता था कि अगर कोई किसी का फोटोग्राफिक, यानी किसी ने किसी की फोटोग्राफ ले ली है तो समझिए वो उसकी सोल को ही चुरा के ले गया है। तो ऐसी सोच थी। अब यहाँ पर जिन सेलिब्रिटीज़ का हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले वीएस नायपॉल का नाम आता है, और वो क्या महसूस करते हैं कि सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यू, यानी वो इंटरव्यू से जख्मी हो जाते हैं और कुछ अपना पार्ट लूज कर देते हैं। ल्यूइस कैरल का क्या कहना है, जो क्रिएटर हैं एलिस इन वंडरलैंड के, यानी जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो कहते हैं कि देखो, एक हॉरर था मुझे इंटरव्यूअर का, और वो कभी भी इंटरव्यू देना नहीं चाहते थे, और ये उनकी हॉरर इतना भयानक था कि जैसे ना उनको लगता था कि एक लायनाइज्ड हो जाते थे, विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी इक्विडेंस, चाहे वो, क्योंकि देखो वो इंटरव्यू में ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यूअर होगा, कोई जान पहचान वाले कोई इंटरव्यूअर्स हैं या परसिस्टेंट पेटिशनर्स हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके पास हमेशा आते रहते हैं ऑटोग्राफ के लिए, और बाद में जब ये सब कुछ हो जाता फिर वो कभी ना कभी अपनी स्टोरीज वगैरह बताते थे। मीन्स कौन, ल्यूइस कैरल, कि उन लोगों को साइलेंस करने के लिए सेटिस्फेक्शन के साथ और अम्यूजमेंट के साथ। मीन्स एक पल के लिए तो डर जाते थे, बट कुछ पल ऐसे भी होते थे जो रिलैक्स होते थे, तब वो अपनी सक्सेस स्टोरीज उनको बताते थे। ऐसे ही रुडयार्ड किपलिंग की बात करें, वो भी कंडेम्प्टरी एटीट्यूड रखते हैं इंटरव्यू को लेकर। उनकी वाइफ कैरोलिन कहती हैं, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा 14 अक्टूबर 1892, क्या लिखा था कि उनका जो डे है वो स्पॉइल हो गया था, क्योंकि जो 2 रिपोर्टर्स आए थे बोस्टन से, उन्होंने उनका पूरा दिन खराब कर दिया। और वो ये रिपोर्ट करती है अपने हस्बैंड की, वो कहती हैं कि देखो मैं, यानी इस बारे में कहती है कि मैं क्यों नहीं चाहती इंटरव्यू होना चाहिए, यानी वाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज ये एक इमोरल है, अनैतिक चीज़ है, अपराध है, क्राइम है, और इतना बड़ा क्राइम है जैसे कि किसी के ऊपर फिजिकल अटैक करना। और इसलिए वो चाहती कि मैं नहीं चाहती इंटरव्यू होना चाहिए, और ये कॉवर्डली है, वाइल है, मीन्स सब नेगेटिव बातें कही गई हैं। और कोई भी रिस्पेक्टेबल मैन जो है वो क्वेश्चन पूछे या उसे क्वेश्चन का जवाब देना हो, दैट इज़ नॉट गुड थिंग। क्योंकि देखो, जो उनकी सोच ये थी कि अगर हम रिस्पेक्टेबल हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता कि कोई हमें आके क्वेश्चन पूछे। लेकिन देखिए, सोचने की बात है, रुडयार्ड किपलिंग खुद जो है उन्होंने ऐसा एक अटैक किया, अटैक इन द सेंस कि उन्होंने खुद इंटरव्यू लिया मार्क ट्वेन का कुछ ही साल पहले। H.G. वेल्स
1894 में उन्होंने एक इंटरव्यू में लिखा था कि जो इंटरव्यूइंग ऑर्डील है बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है, बट वो अक्सर इंटरव्यू लेते रहते थे और 40 ईयर्स लेटर देखते हैं वो जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू खुद ले रही हैं, H.G. वेल्स। सोल बेलो वो क्या कहते हैं, वो कभी जो हैं इंटरव्यू के लिए नहीं देना चाहते थे, जिन्होंने चलो ठीक है कुछ बार ऐसा हुआ होगा, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन्स, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा था, उन्होंने इंटरव्यू को डिस्क्राइब किया था एज थंबप्रिंट ऑन हिज विंड पाइप। कहते हैं कि ये नो डाउट इंटरव्यू तो मैंने दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारी विंड पाइप के ऊपर ना किसी ने दबा दिया हो, उसे लाइक मारने की कोशिश की गई है। डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, अब यहाँ पर एक अच्छी बात बताई गई है कि ये एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है कम्युनिकेशन का। आप किसी के बारे में किसी से बातचीत कर सकते हैं, और इन दिनों अगर देखें मोर देन एट एनी अदर टाइम आवर मोस्ट विविड इम्प्रेशंस ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज वो किसकी हेल्प से आते हैं, थ्रू इंटरव्यूज आते हैं। डेनिस ब्रायन ने क्या लिखा है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मोमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ अनदर। एक आदमी जब दूसरे से क्वेश्चन पूछता है तो वही हमारे पास सबसे अच्छी चीज़ें होती हैं, पल होते हैं। और इसी वजह से जो इंटरव्यूअर है उसकी एक पोजीशन है वो कैसी है, अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस की, जो कभी उसके पास पहले नहीं थी। और इन्फ्लुएंस यानी उसके पास बहुत प्रभावशाली पावर आ जाती है। पार्ट 2 देखिए, ये एक एक्सट्रैक्ट है जो कि उम्बर्टो एको के इंटरव्यू का लिया गया था, उसमें से लिया गया। और इंटरव्यूअर यहाँ को है मुकुंद पद्मभान, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर से हैं। और अब हम जान लेते हैं उम्बर्टो एको एक्चुअल में है कौन। वो एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना में, इटली में, और उन्होंने काफ़ी अच्छी रेपुटेशन है उनकी एक स्कॉलर के तौर पे। उनके जो सीम्योटिक्स के बारे में उन्होंने आइडियाज़ दिए हैं, या उनकी जो लिटरेरी इंटरप्रिटेशन है, या फिर जो उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री, जो मेडिवल एस्थेटिक्स को लेकर कुछ अपने आइडियाज़ दिए हैं, और वो भी फिक्शन की तरफ जाने से पहले, यानी नोवेल राइटिंग में जाने से पहले। तो लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, ये सब उन्होंने काफ़ी वास्ट वैरायटी में लिखा है, काफ़ी बड़ा उनका जो है एक एरिया है। और 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन, और क्या उन्होंने पब्लिश किया था 1980 में, द नेम ऑफ द रोज, जिसकी मोर देन 10 मिलियन कॉपीज सोल्ड हुई थी। तो इसलिए जो है उनका इंटरव्यू लेना बनता तो है। तो मुकुंद उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जो इंग्लिश नॉवलिस्ट और एकेडमिक डेविड लॉज, वो कहते हैं कि इंग्लिश नॉवलिस्ट और एक एकेडमिक थे डेविड लॉज, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं समझ नहीं पाता कि उम्बर्टो इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं। ये मुकुंद ने क्वेश्चन पूछा कि मैं उन पर्सन के बिहाफ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं। तो उम्बर्टो का क्या कहना है, मैं ऐसा इंप्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक ही बात मानता हूँ कि मैं एक ही चीज़ कर रहा हूँ। तो और वो कहते हैं कि क्या, तो उम्बर्टो को कहते हैं कि ओह ये बड़ा डिफ़िकल्ट एक्सप्लेन करना, कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट हैं और मैं उनके पीछे दौड़ता हूँ, उनको पाने की कोशिश करता हूँ कुछ, और वो भी एकेडमिक वर्क में और मेरे नॉवेल्स में, जो भी मेरे इंटरेस्ट हैं। अब देखिए, मैं अगर किसी चीज़ को लाइक करूँगा तो मैं उसको लिखना पसंद करूँगा। इवन मेरी जो बुक्स हैं चिल्ड्रन की, वो नॉन वायलेंस या शांति के बारे में हैं। और आप देखिए कि ऐसे ही इथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट आपको उसमें देखने को मिलेंगे। इथिकल क्या होते हैं, जो मॉरल होते हैं। फिलोसफिकल इंटरेस्ट वहाँ आपको 100% मिलने वाले हैं। फिर इसके अलावा वो कहते हैं कि मेरा एक सीक्रेट भी है, क्योंकि वो कहते हैं कि देखो आप जानते हो कि क्या होगा अगर हम अपने एम्प्टी स्पेसिस को, अपनी जो ये यूनिवर्स है उसको कम कर दे, तो क्या होगा, एलिमिनेट करना एम्प्टी स्पेसिस को, यानी जितने भी एटॉम्स हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्स जो है बिल्कुल छोटा हो जाएगा, लाइक माई फेस्ट। ऐसे ही कहते हैं हमारी जो लाइफ में ना बड़े सारे एम्प्टी स्पेसिस होते हैं, और मैं उनको जो नाम देता हूँ वो नाम इन्होंने दिया है इंटरस्टिसेस। कहते आप जो हैं मेरे घर की तरफ आ रहे हो, आप एलिवेटर की हेल्प से आ रहे हो, तो आपको 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम लगेगा, इतनी देर में मैं एक आर्टिकल लिख लेता हूँ। तो ये जो है वो चीज़ है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने टाइम को। और मुकुंद कहते हैं ये तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता हर कोई कर पाएगा। आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है या स्कॉलरली वर्क है, उनकी प्लेफुल एक पर्सनल क्वालिटी है, और ये डिपार्चर है फ्रॉम द रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से। आपने रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से हट के थोड़ा सा लिखा है, तो ये डीपर्सनलाइज भी हो सकता है और ड्राई और बोरिंग भी हो सकता है। आपने ये जानबूझ के ऐसा स्टाइल चूज़ किया, इनफॉर्मल अप्रोच, या फिर कुछ नेचुरली आपको आया? कहते देखो मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। जब मैं अपनी फर्स्ट डॉक्टोरल डेजर्टेशन देने गया था इटली में, तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था कि स्कॉलर्स काफ़ी कुछ सीखते हैं अपने सर्टन सब्जेक्ट में, तब वो बहुत सारी फॉल्स क्या होते हैं, जो गलतियां करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं एक के बाद एक, और फिर उनको करेक्ट करते चले जाते हैं, और एट द एंड वो कंक्लूजन करते हैं।
तुमने उसके कंपैरेटिवली क्या लिखा है, तुमने कॉन्ट्रेरी लिखा है द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, इवन तुम्हारी ट्रायल एंड एरर ये तुमने उसमें लिखे हैं। और साथ में वो प्रोफेसर क्या रिकॉग्नाइज करता है कि मैं बिल्कुल ठीक था, और उसने मेरी डिसर्टेशन को पब्लिश किया, बुक को पब्लिश किया एज ए बुक, और इसका मतलब है उसने मेरे इस काम को अप्रिशिएट किया, मेरे काम की तारीफ की। और वो भी कब, एट द एज ऑफ 22 मुझे पता लगा कि ये नॉवल राइटिंग या कुछ भी ऐसा करना हो तो इसको ऐसे कर सकते हैं। इसे क्या था, जो मेरे ऐसे हैं वो ऑलवेज उनका एक नैरेटिव एस्पेक्ट होता है, एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव, यानी नॉवल की फिर बात करता है कि मैंने नॉवल राइटिंग तो बड़ी लेट स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट एट द एज ऑफ 50। और मैं ये भी याद करता हूँ कि मेरे एक फ्रेंड थे रोलेंड बार्थिस। देखिए कई बार क्या होता है, आपकी कुछ विशेज होती हैं। रोलेंड बार्थिस की विश थी कि वो नॉवलिस्ट बने, लेकिन वो नॉवलिस्ट नहीं बन पाया और वो एसेइस्ट बन के रह गया, और उसकी डेथ हो जाती है बिफोर ही कुड राइट एनी नॉवल। तो कहता है मेरे जो है समझ में नहीं आता, लेकिन जो मेरा ये नरेशन की एक बात करूं तो ये मेरे सेटिस्फाई करती है मेरे टेस्ट को, जो मुझे सूट करता है। फिर मुकुंद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आप एक नॉवलिस्ट के तौर पे बहुत फेमस है, जब से आपने नॉवल पब्लिश किया द नेम ऑफ द रोज, एंड आपने 5 नॉवेल्स और कुछ स्कॉलरली वर्क्स और नॉन फिक्शन वर्क लिखे हैं, आई थिंक सो नियर अबाउट 20। वो कहते हैं नहीं ओवर 20, उम्बर्टो क्या कहते हैं, मैंने 40 से ज़्यादा लिखे हैं। अच्छा, ओवर 20, ओके। और एक सेमिनल पीस ऑफ वर्क है सिम्योटिक्स के ऊपर भी। लेकिन अगर किसी लोगों से पूछें आपके बारे में तो वो क्या कहते हैं कि आप एक नॉवलिस्ट हैं और स्कॉलर नहीं, तो आपको इससे कुछ परेशानी होती है। कहते देखो मैं वैसे तो सही बताऊँ, मैं एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ और मैं नोवेल अक्सर लिखता हूँ संडेज को, और मैं अगर देखूँ तो ये कोई मजाक नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट करता हूँ अपनी एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में। ये इसका मतलब क्या है कि मेरा और ज़्यादा लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, और मेरी पेन क्लब्स या जो राइटर्स की मीटिंग वगैरह अटेंड मैं नहीं करता हूँ, और आइडेंटिफाई करता हूँ अपने को एकेडमिक कम्युनिटी से। बट अगर लोगों को लगता है ठीक है उन्होंने मेरे नॉवल को पढ़ा है तो चलो हंस पड़ता है वो थोड़ा सा आगे, लेकिन ये चीज़ तो कंफर्म है कि नॉवल लिख के मैं लार्ज ऑडियंस तक पहुंच सकता हूं, लेकिन मैं सिम्योटिक से मिलियंस ऑफ रीडर्स तक नहीं पहुंच सकता। फिर मुकुंद कहते हैं कि अच्छा जो नेम ऑफ द रोज है वो बड़ा सीरियस टाइप का नॉवल है, आपने ऐसा क्यों किया, क्या जानबूझ के ऐसा किया है? आपने मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी और मेडिवल हिस्ट्री कुछ यानी मिडल जो सेंचुरी है उसका कुछ पार्ट इसमें ऐड ऑन किया है, तो आपने ऐसा क्यों किया? वो कहते देखो जानबूझ के तो नहीं किया, मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, बाकी सब जर्नलिस्ट वगैरह वो भी कंफ्यूज है कुछ चीज़ों को लेकर। वो कैसे कहते कई बार ना पब्लिशर कंफ्यूज हो जाते थे। जैसे जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स वो ऐसा सोचते हैं कि लोगों को ट्रैश पसंद है। ट्रैश क्या होती है? जो कॉमिकल चीज़ें होती है और उनको डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस पसंद नहीं है। कहते आप देखो 6 to 7 बिलियन पीपल है अगर इस पूरे प्लेनेट पे, और अगर 10 to 15 बिलियन लोगों ने मेरी कॉपी को पसंद किया तो इसमें क्या बड़ी बात है। अब जैसे कई बार क्या होता है, मैं डिनर करने के बाद 9 बजे के बाद जो है ना मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम ऐसे सीरियस टाइप के जो है ना ये सीरीज वगैरह देखता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है एवरीडे, कभी कभार। तो मुकुंद कहते हैं कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द मेडिवल हिस्ट्री? क्या इसकी सक्सेस का पीछे का रीजन हो सकता है? कहते हैं हाँ हो सकता है, बट एक बार और बताना चाहूंगा कि आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक ए चाइनीज वाइज मैन। जैसे मैं चाइनीज वाइज मैन होते हैं ना ऐसी स्टोरी बताता हूँ। जो मेरे अमेरिकन पब्लिशर हैं उन्होंने चाहे मेरी बुक को पसंद किया था, बट उन्होंने मुझे क्या कहा था कि वो मुझे 3000 कॉपीज का एडवांस देंगी, और पर्टिकुलरली इसलिए क्योंकि ये उस कंट्री में अमेरिका के अंदर जहाँ लोगों को कैथेड्रल या जिन लोगों ने लैटिन को स्टडी नहीं किया तो उस कंट्री के लिए उन्होंने मुझे बोला था। लेकिन देखो खुद अमेरिका में 2 to 3 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई, तो बड़ी सारी बुक्स लिखी गई हैं मेडिवल पास्ट के ऊपर मेरे से पहले। लेकिन जो सक्सेस है बुक की वो एक मिस्ट्री है, वो मुझे भी नहीं पता और कोई इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता। अगर ये द नेम ऑफ द रोज 10 साल पहले या 10 साल बाद पब्लिश की जाती तो हो सकता है इतनी बड़ी सक्सेसफुल ना होती। तो वाई इट वर्कड एट द टाइम ये आज की डेट में एक मिस्ट्री है। सो दिस वे द स्टोरी कम्स टू एन एंड, but now you have to see how much you learned from the story and how you are going to get better benefit, and this is only with the help of the question answer series that is I'm just going to give you tomorrow. तो आप उन क्वेश्चंस को भी जरूर देखिएगा, और किसी भी तरह की आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे।